नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम नेता बट गए हैं? क्या जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी ने ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तगड़ा झटका दे दिया है? दरअसल ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। देश में सड़कों पर प्रदर्शन करने और शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है, लेकिन जमीयत चीफ अरशद मदनी ने साफ साफ कहा है कि वो मामले को सड़क पर नहीं ले जाना चाहते। इतना ही नहीं, वक्फ कानून के मुद्दे को भी हाईजैक करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। एक तरफ ओवैसी समेत कई नेता वक्फ बिल संसद से पास होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कानून बनने के बाद जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा कि सबसे पहले वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अब सवाल है, क्या मुस्लिम वोट का सवाल है, इसीलिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ हो रही है और मुद्दे को लपकने की होड़ मची हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। वक्फ कानून के खिलाफ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कानून के खिलाफ पूरे देश में सड़क पर उतरने की बात की जा रही है। मुसलमानों को उकसाया भड़काया जा रहा है। कोई कुरान की आयत का जिक्र कर भड़का रहा है तो कोई मस्जिद मदरसों के नाम पर। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे खबरस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस खबरस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ओवैसी भड़का रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर रहा है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करारा झटका दिया है और साफ साफ मुसलमानों को ऐलान कर दिया कि वो इस मसले को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे। व्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। साफ है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम लीडर इस मसले पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लपकने के लिए मुस्लिम नेताओं में होड़ सी लगी है। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद ओवैसी, कांग्रेस के नेता कोर्ट गए थे, लेकिन मौलाना मदनी का कहना है कि सबसे पहले वो इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आईना दिखाया है ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ कानून का समर्थन किया है। सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। इस बीच वक्फ कानून के विरोध में उतरी समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने करारा झटका दिया। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों मुस्लिम सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया।
और बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। अब सवाल है कि क्या वक्फ कानून का विरोध करने वाले बैकफुट पर हैं? सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बनने और वक्फ कानून के बहाने वोट बैंक को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमान लीडर समझ गए हैं कि अब वक्फ कानून के नाम पर आम मुसलमानों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट आप देख चुके। मेहमान हमारे साथ जुड़े मिलवाते आपको सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है। मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है हमारे साथ में। शुभ रास्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कमाल फारूकी साहब, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। सैयद जवाद भाई हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमाल फारूकी साहब, ये मुस्लिम लीडर क्या बट गए हैं क्या वक्फ कानून पर? नहीं, बटे तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी जो है सरकार के इस रवैये से सख्त नाराज है और हर एक अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है। लेकिन कोई भी मुसलमान इस तरह का जो शबखून किया गया है वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, मुसलमानों को धोखा दिया गया है, मुसलमानों के साथ में ज्यादती की गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुल्क के इथोस के भी खिलाफ है। अच्छा। हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये बीजेपी सरकार ने या उनके जो जितने भी समर्थन करने वाले लोग बाग हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की जो सेक्युलर जो परंपरा है और सेक्युलर जो फोर्सेज हैं, या ये कहिए कि सारे, आप एक मिनट के लिए अगर सेक्युलरिज्म से आपको नफरत भी हो तो कम से कम जिस तरह का भाईचारा और हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, यह हमारी परंपरा है, यह हमारे देश का रख रखाव है। और हमने इस बात की भी उनको इजाज़त दी है हर जगह, हर मजहब के मानने वालों को, कि वो अपनी अपनी इबादत गाहें, अपने अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हिफाजत करें। उनको राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके मिले हुए हैं। नहीं फारूकी साहब, ये सवाल मेरा आपसे इसीलिए था क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये बात कहता है कि सड़क पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है मदनी साहब की तरफ से कि सड़क पर जाना मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है, सड़क पर नहीं जाएंगे, ये गलत है। तो लेकिन एक बात तो मान लीजिए ना कि मौसे के, चाहे वो अरशद मदनी साहब हों, चाहे महमूद मदनी हों, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब इस वक्फ बिल के जो आया है उसके तो सख्त मुखालिफ है ना, ये तो मानोगे ना आप बात। हाँ। अब स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है कि भाई कोई ये कहे कि हम सड़क पर जाएंगे, कोई कहे नहीं जाएंगे, कोई कुछ किस तरह से करेगा। लेकिन ऐसे तो मतलब विरोध को लेकर एकजुटता है, कह रहे हैं विरोध को लेकर एकजुटता है, लेकिन तरीका अपना अलग अलग है, तरीके को लेकर एकजुटता नहीं है, वहां पर बटाव है। 100% मुझसे विरोध है और मुसलमानों को किसी भी तरह का इस तरह का हस्तक्षेप जो हमारे मौसे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हिस्सा है उसको किसी तरह से मंजूर नहीं है। लोगों की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग हैं, उनके इथोस अलग अलग हैं, उनका तरीक़ाकार अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी मुसलमान, बीजेपी के मुसलमानों को छोड़कर कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये महसूस करता हो कि वक्फ का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि वक्फ जो है एक प्योरली एक माइनॉरिटी। एक बात आपने कही, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगा, प्लीज सुनिएगा। आपने कहा बीजेपी के मुसलमान कौन? आप फरमाना नहीं कर सकते, आप उर्दू कहिए कि मैं करना चाहूंगा, फरमाना ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली इतने लंबे वक्त से वक्त पर इतनी चर्चा हो गई ना कि एक आध इधर उधर हो जाता है, लेकिन बताइए ना बीजेपी के मुसलमान कौन? हाँ, कोई बात नहीं, इसी एक आध उसके अंदर तो वक्फ खो दिया हमने। हाँ। मौसे के यही जो जुमलेबाजी जो है हमारे जिम्मेदारों की, हमारे मीडिया की, उसी से तो वक्फ को नुकसान पहुंचा है। मेरे बीजेपी के मुसलमान जो आपने बोला, ये क्या था? ये वही था जो कि बीजेपी के मुसलमान होते हैं कि मौसे के वो बीजेपी में बेचारे इसी वजह से शामिल हुए हैं कि मुसलमानों की सारी चीजों के लिए मुखालफत करते रहे, जो उनकी इबादत गाहें हैं, जो उनके तरीके हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसमें सिर्फ मुसलमानों ही का मामला नहीं है, इसमें तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है पूरे कंट्री का, हमारी इथोस का। हमारा मुल्क बगैर माइनॉरिटीज के मुकम्मल नहीं है। हमारा खूबसूरत मुल्क जो है हर एक को फलने फूलने का मौका देता है। बताइएगा फैज भाई, आजादी देता है, उनको अपने इंस्टीट्यूशन चलाने फैज भाई, विरोध में एकजुटता है, लेकिन विरोध करने के तरीके में भले ही एकजुटता नहीं है, वहां पर थोड़ा सा बटाव है, बंटवारा है, वो वाली बात अलग है। लेकिन क्या क्रेडिट लेने की भी होड़ यहां पर मची हुई है? बिल्कुल। ये मोहम्मद फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।
देखिए, अरशद मदनी साहब का बयान स्वागत योग्य है कि वो कानूनी तरीके से कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और MIM है, इनको कोर्ट में मामला कैसे पेश किया जाए इसका तरीका भी नहीं है। बिल एक्ट बना ही नहीं था और वो लोग कोर्ट में चलेगा। भाई, जब एक्ट बना ही नहीं तो कोर्ट में किसको चैलेंज करने जा रहे हो? तो अरशद मदनी साहब ने कहा कि भैया एक्ट बना है, उसके बाद हम जा रहे हैं, तो ये सही प्रोसेस है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि MIM और इनका तरीका गलत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उनका तरीका सही, और उनका तरीका सही भी है। शांतिपूर्वक कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी इजाजत देता है। लेकिन हम नेस्त नाबूद कर देंगे, हम गृह युद्ध कर देंगे, हम जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे और चंद्रबाबू नायडू को देख लेंगे, और ये सब धमकी वाले काम ये लोग लगातार पहले भी करते रहते। इस देश का मुसलमान वक्फ एक्ट के साथ है क्योंकि इससे मुसलमानों का भला है। इलावा केवल जो पाकिस्तानी सपोर्टर मुसलमान है और जो रजाकारों की पार्टी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो 1986 में गरीब मुस्लिम महिला के मुंह से निवाला छीनकर खुद खा लिया था इन लोगों ने, ऐसे कुछ पाकिस्तान परस्त और कट्टरपंथी मुसलमानों के अलावा देश का मुसलमान पूरा का पूरा वक्फ एक्ट के साथ है। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया था। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीब मुस्लिम फैज भाई आप वक्फ कानून के साथ हैं। एक मिनट कमाल साहब, फारूकी साहब, पाकिस्तानी कहने के लिए फारूकी साहब, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, बीजेपी का या कांग्रेस का मुसलमान नहीं होता, इस्लाम की बराबर भी जानकारी नहीं है, बता रहे हैं बीजेपी का कांग्रेस का। प्लीज डाउन करिएगा। फारूकी साहब, एक बात बताइएगा, जब आपने कहा कि बीजेपी का मुसलमान, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई। पाकिस्तानी का ये पाकिस्तानी होंगे, ये इनका बाप। संसद कह रही है कि फिर आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को उनका हक मिलना चाहिए। जब आप किसी मुसलमान को अगर कोई वक्फ कानून के साथ, सुनिए ना, अगर कोई वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है और आप उसे बीजेपी का मुसलमान कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। वक्फ में आने दे रहे हैं तो आने दो। गंगा जमनी तहजीब तब आपकी चली जाती है जब उनका सहयोग मांग। एक मिनट फैज भाई रुकिएगा, फैज भाई रुकिएगा, फैज भाई रुकिएगा। जब कोई मुसलमान वक्फ कानून का समर्थन करता है तो आप कहते हैं कि वो बीजेपी का मुसलमान है, क्या ये गलत नहीं है? लेकिन वक्फ बोर्ड और मैनेजमेंट का विषय है। तो मैनेजमेंट हम कब कहते हैं हर एक मुसलमान को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक आदमी को अपनी अपनी राय रखने का इख्तियार है। अगर कोई मेरा मुसलमान भाई बीजेपी में कई वो करता है तो बीजेपी को गैर कानूनी, ठीक है, वो बीजेपी का मुसलमान है। शुभरास्ता जी, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शुभरास्ता जी, क्या ये क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और क्यों कमाल फारूकी साहब इतना आग बबूला हो गए अगर मोहम्मद फैज खान ने यह कह दिया कि जो समर्थन नहीं करते हैं इस कानून का वो अपने मतलब से नहीं करते हैं? जी हिमांशु जी, इसलिए क्योंकि मोहम्मद फैज खान साहब जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे का मर्म समझिए। एक तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वक्फ को ही खत्म कर दिया गया है। भाई, वक्फ बिल में अमेंडमेंट किए गए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत किया गया। आप जिन लीडर्स को आपने संसद में भेजा, बहुत सारे लीडर्स थे जो चुप बैठे रहे, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो गए ही नहीं इस बिल के डिस्कशन के दौरान। इसकी जिम्मेवारी भी किसी की तो होनी चाहिए ना। हम अगर मुसलमानों को लगता है कि ये सरकार उनकी रहनुमा नहीं है, एक मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ, तो मुस्लिम बहुल इलाके से जो जिन सांसदों को भेजा गया संसद में, वो अगर वक्फ बिल के अमेंडमेंट की चर्चा के दौरान अगर वहां मौजूद नहीं है तो फिर ये मुस्लिम समाज को पूछना चाहिए ना कि हम कैसे लीडर्स को भेज रहे हैं। तीसरी चीज, देखिए, इस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे जो एग्जिस्टिंग वक्फ है उस पर किसी तरीके की आंच आए या अड़चन आए। जो प्रॉपर्टीज है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो बार बार ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी मज़ारों पर और हमारी दरगाहों पर और हमारे मॉस्क्स पे हमला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक स्टैट्यूटरी बॉडी की स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस में कुछ तब्दीलियां की गई हैं और वो तब्दीलियां एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। अब ये कह देना कि भाई इस देश के जितने कलेक्टर हैं वो सब क्या सारे कलेक्टर्स हिंदू हैं, ये किस तरीके की बहस है, किस तरीके की बात है? मैं एक बात जिस एम्बिट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे बाहर जाके मैं कहना चाहती हूँ हिमांशु जी। देखिए, महिलाओं का जब जब दखल प्रामाणिक रूप से किसी भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में होगा
तो आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज वक्फ पे सबसे ज्यादा सिरदर्दी उन पितृसत्तात्मक लोगों को है जिनको पता है कि महिलाओं की आवाज अगर मुखर हो गई तो ये जो मुस्लिम समाज है वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं ये डिमांड नहीं करेंगी कि आप इस जमीन को मेरे लिए, मेरे आगे आने वाले संततियों के लिए आप ये वक्फ को दें। वो डिमांड करेंगी कि उनकी, हमारे आगे आने वाली नस्लों की परवरिश बेहतर हो, हमारे आने वाले नस्लों की तालीम बेहतर हो। इसीलिए ये जरूरी है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी बैठ करके लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाजपा का मुसलमान कौन है, मैं तो कहती हूँ पूछिए इनसे, अमीर मुसलमानों का मुसलमान कौन है, गरीब मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है। और अगर गरीब मुसलमानों के साथ कोई खड़ा है तो उन लोगों को दिक्कत क्यों होती है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे बैठ करके बिल्कुल कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। इस पे बात क्यों नहीं होगी? इस पे बात मैं नहीं करूंगी, हिमांशु दीक्षित या कोई शर्मा या कोई यादव या कोई नहीं करेगा, बल मुस्लिम समाज के लोग तो कर सकते हैं ना, मुसलमान महिलाएं तो पूछ सकती है ना, ये हक उनको देने से दिक्कत क्यों है? सैयद जव्वाद भाई, क्या दिक्कत है? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। और आज आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं इस सरकार की तारीफ करता हूं। आज जिस तरीके से हम भारतीयों का 19 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में स्वाहा हो गया है, बर्बाद हो गया है पूरे देश को, और जो सरकार के चाटुकार हैं, जो सरकार की दिन भर जो है चाटुकारिता करते हैं, सभी देशवासियों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मुमकिन है ऐसी पैसे बर्बाद करे जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने जो है हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाए, इसके लिए वक्फ बोर्ड ही जिम्मेदार है। देखिए देश के अंदर मंदी आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होगा। देश के अंदर 19 लाख करोड़ रुपए लोगों को डूब गया, इसके लिए बाबर जिम्मेदार है, इसके लिए मैं औरंगजेब को जिम्मेदार। चलिए मुद्दे पर आ जाइए वापस। जिस तरीके से, अरे आ रहा हूं, मुबारकबाद तो दे दूं, लेट तो लीजिए भाई। 19 लाख करोड़ रुपए हमारे देशवासियों का बर्बाद हुआ, मुबारकबाद ले ली। वक्त की संपत्ति तो 12-13 हजार करोड़ रुपए की है। सिद्धार्थ यादव भी सुन रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं शेयर मार्केट पर नहीं जाऊंगा। सिंगापुर का, चाइना का, कोरिया का, अमेरिका का, सबका डाउन हुआ है। तो वहां के लोगों को भी अगर मोदी जी के लिए धन्यवाद देंगे आप चाटुकारिता के लिए, तो वो गलत है। देखिए अलग ट्रैक पे मत जाइए, वापस आ जाइए वक्त पर। अरे मैं वक्त की, अरे मैं तो कह रहा हूं इसके लिए वक्फ बोर्ड ही जिम्मेदार है। अगर वक्फ बोर्ड का बिल ना आता, उसमें अमेंडमेंट ना होते, तो इन भारतीयों को 19 लाख करोड़ रुपए नहीं डूबता। ये तो पहले साथ है, देश को लगाओ, वक्फ बोर्ड में लगाओ, बाबर में लगाओ, औरंगजेब में लगाओ। वो छोड़िए, पहले ये बता दीजिए कि जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राह थोड़ी अलग क्यों हो रही है इस मामले पर? नहीं देखिए, राह अलग है, मंजिल एक। हाँ। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। और मंजिल यही है जो दमनकारी सरकार है, जो देश के लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचती है, दिन भर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर। नहीं तो मुसलमान भाई किसकी सुने, ये बताइए, मुसलमान भाई किसकी सुने? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बोलती है कि सड़कों पर आ जाइए, और जमीयत उलेमाए हिंद अगर ये कहती है कि मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है सड़क पर आना, तो वो किसकी सुने? पूछना चाहता हूं आपसे बस। देश के संविधान की सुने। हम तो देश के संविधान की सुन रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये राइट दिया है, संविधान के अनुसार ही तो मिलाया है के लिए। अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है, तो इसी संविधान के अकॉर्डिंग हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार की जो दमनकारी नीतियां उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को हटाने के लिए जो भी कोशिश हो, ईमानदारी से कोशिश हो, और सत्ता पक्ष विपक्ष के जो लोग नाराज हैं सरकार से, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में नाराज हैं, उन सबको इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। अब सिद्धार्थ यादव जी को हटाना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जी, अशोक जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, बस आ ही रहा हूं। सिद्धार्थ यादव जी, एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत नाराजगी है यहां पर बहुत से लोगों की, और देश भर में बहुत से लोगों की। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुस्लिम लीडरों को बांट दिया है। जैसे कमाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के मुसलमान है ना, बाकी मुसलमान अलग हो गए, तो आपने ये बंटवारा कर दिया है। जनता पार्टी तो बांटने में एक्सपर्ट है। देखिए हिमांशु जी, मैं पहले तो सैयद जवाद जी की बात का जवाब दे दूं। जो काम में आप बेहतर होते हैं वही काम करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं का हक छीनिए, मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करिए, वक्फ को लेकर के राजनीति करिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करिए। कहां आप टैरिफ वैरिफ के चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं पता आपको तो काहे बोलते हैं आप
जब आपको पता नहीं कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आया है, वैसे ही भारत का इम्पैक्ट है, आप क्यों कमेंट करना चाहते हैं? चलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देश के अंदर हो रही है हिमांशु जी, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब एक प्रोग्रेसिव सैयद भाई रुकिए, महिलाओं को हक देने वाला, मुस्लिम समाज के पिछड़ों को हक देने वाला, भोरा समाज को हक देने वाला, गाकनी को हक देने वाला, पासमानदा को हक देने वाला एक वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आया है, तो देश के अंदर मुसलमान समाज से भी जो आवाजें समर्थन में आ रही हैं, ये कुछ लोग जो मलाई चाटते आए इतने लंबे समय से, जो वक्त की प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग करते आए, आज उनको गाली देने से भी पीछे नहीं हट पा रहे हैं। फैज खान साहब आपके शो में बैठे हुए हैं, वो खतरे में है। बाहर अनेकानेक मुसलमान जो इसके पक्ष में है वो खतरे में है, पर कुछ लोग क्योंकि अपनी सत्ता को कब्जा के रखना है, क्योंकि किसी को रुक जाइए जब्बार भाई, रुक जाइए, आपके पास फिर आ रहा हूं मैं, रुक जाइए। जैसे आपकी आउट ऑफ द टॉपिक बात सबने सुनी थी ना, टॉपिक की बात तो सुनिए। सैयद जवाद, जितने संयम से सब लोग सुनते हैं, आपको सुनते हैं, उतना ही कर्टसी औरों को भी दिया करो। आपको तभी मेरे को लगता है ज्यादा अवसर ऐसा मिलेगा। मैं हिमांशु भाई एक बात आपको कहना चाहता हूं। आज देश के अंदर मुस्लिम समाज जो आज तक अपने अधिकारों से वंचित था, वो इस प्रोग्रेसिव वक्फ अमेंडमेंट बिल से बहुत खुश है। पर ये जो होड़ लगी हुई है, खुद ही कह रहे हैं सारे मौलाना जिनको बैठा रखा है, जो अलग अलग, कहीं कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताता है, कोई अपने आप को कुछ और बताता है, खुद ही कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा जल्दी थी कि कुछ लोग एक्ट आने से पहले भी कोर्ट में पहुंच गए, आज इतनी जल्दी है कि हम सबसे पहले पहुंच गए, कल कुछ और लोग आएंगे। ये किसकी क्रेडिट खोरी हो रही है? ये कौन सा प्रोपेगेंडा हो रहा है? ये किनको आप बताना चाहते हैं कि हम लोग हैं जी भैया, सबसे पहले पहुंचे थे वहां। मैं स्वागत करता हूं, चाहे आदमी एक हो या 10 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, देश की अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, आप वहां पर जाइए और देश की अदालत और सर्वोच्च अदालत जितनी भी आपकी गलतफहमी है उसको भी दिमाग से अशोक यादव जी देगी। अशोक यादव, मैं तो कहता हूं गारंटी लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो क्या आप अपना झूठ और प्रोपेगेंडा बंद करेंगे? बताइए। अच्छा चलिए, ये सवाल मैं पूछा अशोक यादव जी, आप ही से सवाल है, बताइए, संवैधानिक तरीके से सब पास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए हिमांशु जी, बिल पास हुआ है, ये संवैधानिक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है? अलोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है। अच्छा, अलोकतांत्रिक, संवैधानिक तो नहीं है ना? पास हुआ है। अलोकतांत्रिक कैसे? अलोकतांत्रिक ही एक तरह से असंवैधानिक ही माना जाता है। अगर उसको व्याख्या करेंगे संविधान की, तो अगर अलोकतांत्रिक तरीके से कोई काम होता है तो उसको असंवैधानिक। अलोकतांत्रिक कैसे? हिमांशु जी पूछ लीजिए जरा, पूछ लीजिए। वही मैं कह रहा, देखिए जेपीसी का गठन हुआ, उसमें हमारे विपक्ष के सांसदों की कोई बात नहीं सुनी गई। क्या है? लोकतंत्र था, है अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, अभी हमारे सिद्धार्थ भाई की बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये तो वो बिल है जो पूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया को पार करके आया। अशोक जी, अन्याय ना करिए। मेरी बात हो जाए सिद्धार्थ जी, आप मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि जिस काम में अनुभव होता है ना जी, वही काम करना चाहिए। अरे इन लोगों का तो 4 पीढ़ियों का अनुभव है। हिंदू महासभा, जनसंघ, RSS, भाजपा, 4 जनरेशन है ये लोग। इनको अनुभव है 80-20 करने का। हिंदू महासभा भी 80-20 करती थी, भारत का बंटवारा करा के पाकिस्तान बना दी 80-20 करते करते। जनसंघ, RSS, भाजपा, तो इनका अनुभव, इसमें एक्सपर्टाइज। मैं तो इनको इस पे सम्मान देना चाहता हूँ भाई, अनुभव इनके पास है 80-20 करने का। हिंदू मुसलमान और देश में बंटवारा, नफरत, अलगाव सब करने का अनुभव इनके पास है, तो इनके पास एक्सपर्टाइज है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ा हिमांशु भाई, इस बिल से जो समाज को नुकसान हो रहा है वो समाज, जी बिल्कुल, हाँ, कानून से देखिए, हमारा जो मुसलमान समाज दर्द है बहुत, या इस बिल के विरोध में जो भी, सुन लीजिए हिमांशु जी, जो भी लोग इस बिल के विरोध में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर ला देंगे। कैसे ला देंगे? इस बटन के माध्यम से, वोट के माध्यम से सड़क पे लाएंगे। तो पहले तो ये देखिए ना कि जमीयत वाले मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। देखिए, सड़क पे जाना न जाना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडिया गठबंधन का कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर भेजना है। हमारा ऑब्जेक्टिव भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर भेजना है। और भेजेंगे हम कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मतलब आपका तरीका लोकतांत्रिक है, उनका लोकतांत्रिक है ना? शिवरास्ता जी कुछ कहना चाह रही थी, सबकी बात में कंप्लीट कर देता हूं। फैज भाई बस तुरंत आ रहा हूं, है ना? हाँ देखिए हिमांशु जी, 10 सेकंड मेरी बात और रह गई थी, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए प्लीज। हाँ देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ा, अगर इस बिल से, इस कानून से अगर कोई पैदल हुआ है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पैदल हुए हैं। चाहे बिहार में नीतीश बाबू हैं, नायडू बाबू हैं, यहाँ जयंत बाबू हैं, सारे लोग 5 किलो राशन पे डिपेंड हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते। आप देख लीजिएगा,
इनको 5 किलो सरकारी राशन पे डिपेंड होना ठीक पड़ेगा। है, पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं। शिवराज जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी, शिवराज जी। जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, जितना मुखर विरोध टेलीविजन कैमरे पर, सड़कों पर या भाषणों में हो रहा है, क्या उतना मुखर विरोध आपने देश की संसद के अंदर देखा? और अगर देखा तो हमने ये देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने किस किस तरीके के बयान दिए। ऐसे बयानों से तो उन देश के मुसलमानों को ही इमरान प्रतापगढ़ी को घेर करके पूछना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई कि आपने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया संसद के अंदर। देखिए, देश की पॉलिटिकल व्यवस्था जो है वो आज बिल्कुल पोलराइज हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें पोलराइजेशन दो तरीके का है। ये सिर्फ हिंदुत्व बनाम माइनॉरिटी रिलीजन का पोलराइजेशन नहीं है, ये तर्क बनाम कुतर्क का भी पोलराइजेशन है। आप दीजिए ना मोहम्मद फैज खान के तर्कों को काट देना कोई प्रोग्रेसिव मुसलमान यहाँ पर। अरे 2 मिनट आपके अपने समाज के अंदर जो विरोधाभास है उसको तो आप पहले टैकल कीजिए। ये बहुत आसान है कि आप भाजपा के अंदर कुछ अगर मुस्लिम नेता है या नेत्रियां हैं, मैं तो खुले तौर पे कह रही हूं, उनसे अगर दिक्कत है कुछ पुरुष नेताओं को, तो वो आकर के तर्कों के साथ बात करें ना। कहां कितने महिलाओं को स्पेस दे दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? बताइए ना, कितनी महिलाएं हैं संसद में? आप चीख करके कह रहे हैं शिवराज जी, शिवराज जी, सैयद जवाद कह रहे हैं कि मैं काटता हूं, मैं यहाँ पर तर्कों को अपनी बातों से तर्कों से काटता हूं। प्लीज 10 सेकंड ले लीजिए, प्लीज 10 से 20 सेकंड लीजिए। आपसे नहीं सैयद जवाब साहब अपनी बात कहिएगा। एक मिनट। आप अपनी बात कहिएगा सैयद भाई। आपके और मेरे विचारों में अगर हम लोग आमने सामने बैठते हैं तो कोई बहुत दूर का फर्क नहीं होता। दिक्कत मुझे आपसे नहीं है, दिक्कत उन सांसदों से है जो संसद में बात नहीं करके सड़कों पर लोगों को भड़का रहे हैं। दिक्कत उनसे। प्लीज सैयद जवाब जी। सुब्राष्टा, देखिए, देश के अंदर महिला सम्मान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी हुई है, महिलाओं के बारे में गंदी बातें करी हुई है, और जिनकी बात कर रहे हैं, जयाप्रदा के नॉमिनेशन के समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान की बात कर रहे हैं क्या? मैं अगर बोल रहा हूं तो 10 सेकंड सुन लीजिए। ऐसे लोगों को टिकट दे करके, अगर आप चाहे विधानसभा उत्तर प्रदेश का निकाल लीजिए और लोकसभा का निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं। आप पता है, टॉपिक को दूसरी जगह ले जाते हैं, भारतीय जनता आप मुद्दे को दूसरी जगह ले जाते हैं। आपने पहले मार्केट की बात की, फिर आपने ये बोला कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। मैं वक्त की बात कर रहा हूं, मुद्दे पर रहिए ना प्लीज, मुद्दे पर रहिए। जो यहाँ पर तर्क स्टार्ट किए थे, तर्क यहाँ पर सबके सामने रखे थे मोहम्मद फैज खान ने, उनका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, मैं वक्त के ऊपर कह रहा हूं, मोहम्मद फैज खान साहब को मोदी जी की 2 किट एक्स्ट्रा मिली है और टोपी लगा के अच्छे भी दिखते हैं, तो अब उनके तर्क के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। अब ये पर्सनल आप जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, अरे वो तो प्यारे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ। वक्त के लेकर के, जहां तक वक्त की बात है, वक्त का जो बिल आया है ना, वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ कि किसी से विचार विमर्श बगैर करे हुए लेकर के आया गया। अगर ऐसा होता तो आर्टिकल 26 का वायलेशन जिसमें हो रहा वो नहीं होता, 25 का नहीं होता, 16 का नहीं होता, 14 का नहीं होता। मोहम्मद फैज खान, ये बात बताइए, मुझे आपसे जानना है, आपको कैसा महसूस होता है कि हर मंच पर आपको बीजेपी का मुसलमान कह दिया जाता है कि आपको सौगात मोदी की एक्स्ट्रा किट मिल गई होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की शाइस्ता अंबर जब ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा है, ये वक्फ कानून बहुत अच्छा है, तो उनको भी बीजेपी का मुसलमान कह दिया जाता है। देखिए, मुझे काफी देर से आवाज आ नहीं रही थी, अभी बिल्कुल क्लियर आवाज आई है। मैं बताऊं, फिर से सुन ले, हिंदी में और उर्दू में और अरबी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ये कहता है वो मुसलमान होता है। मुसलमान होने का किसी बीजेपी या कांग्रेस और MIM का होने से कोई लेना देना नहीं है, और वो मुसलमान वो होता है जो हक की बात करता है। यदि हम हक की बात करते हैं तो हमें RSS का या बीजेपी का होने का टैग लगाया जाता है, यानी कि बीजेपी और RSS हक की बात करती है, और आप लोग गरीब मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं, नाहक की बात करते हैं कि यानी कि वही यजीद की विचारधारा के ये लोग हैं।
और इनके पास अब कोई तर्क नहीं रह गया, लॉजिक पे बात नहीं कर सकते। मैं बताऊं हिमांशु भाई, आर्टिकल 14 के तहत ये उचित है, 15 के तहत उचित है, 25 के तहत उचित है और 26 के तहत उचित है, क्योंकि धार्मिक मामलों का प्रबंध एक एक करके बोलिए, कैसे बताइए? नमाज पढ़ाना, मुतवल्ली, अरे सुनो ध्यान से, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं तुमसे। आप सुनिए, जवाब होगा। जाते हो यहाँ पर, भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है। सुनिए मेरी बात, भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है और कुरान शरीफ भी कहता है कि अपनी जमीन से मोहब्बत करो। उम्मुल कुरा, मक्का शरीफ को मां कहा गया है कुरान शरीफ में, और हम भी भारत को इसलिए मां कहते हैं, अपनी जन्मभूमि को। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु ख कहता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जिन जिन तत्वों ने प्रेरित किया है उन सबका सम्मान करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम ने भी प्रेरित किया है, तो भारत माता की जय कहो। संविधान भी कहता है और कुरान भी कहता है। तुम लोगों को ज्ञान नहीं है संविधान और कुरान का। और अनुच्छेद 26 से कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बता रहा हूं धार्मिक, अरे 26 बता रहा हूं, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ना। तो मस्जिद में इमाम मुसलमान होगा, इमाम मुसलमान होगा, मौजन मुसलमान होगा, मुतवल्ली मुसलमान होगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करना है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन बिजली आ रही है तो ये धार्मिक मामलों से बाहर है। हाँ बताइए आप, कहोगे जी ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ सही है, जवाब तुरंत, वहां से नहीं, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, यही कह रहा हूं। अनुच्छेद 26 नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ वहां थानेदार आएगा, हिंदू होगा तो भी मैंने। फैज भाई आपने बोल दिया, रुकिए एक मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ 1 मिनट रुकिए, फैज भाई रुकिए। हाँ 10 सेकंड हिमांशु। फैज खान ने आर्टिकल 26 को लेकर के सही बात बोली, मैं उनकी बात नहीं काट रहा। पढ़ लिख करके आया, मैं इसीलिए फैज की तारीफ करता हूं कि बहुत सी चीजें फैज को पता पढ़ लिख कर। यही चीज अगर है सरकार को लेकर, तो राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर आपने किसी को भी, और मैं तो कह रहा हूं चलिए मुसलमानों को नहीं लिया, आप दलितों को शुमार कर लेते जहां आप उनको हिंदू मानते हैं, नहीं शुमार करते आप। बताइए कितनी ट्रस्टों के अंदर दलितों को और ओबीसी को शुमार कर दलित पुजारी है। मुसलमानों सुन लीजिए, कामेश्वर चौपाल जी दलित समुदाय से हैं। दोनों पर होता है। कामेश्वर चौपाल जी दलित समुदाय से सदस्य हैं, 2 दलित पुजारी। अरे सुन लीजिएगा भाई, What I am trying to explain you have to listen to me for at least 10 seconds. अब तर्क का जवाब, अब आपके सवालों का जवाब जब मिला तो आप हिंदी से इंग्लिश पे आ गए। 2 एससी पुजारी और 1 ओबीसी पुजारी राम मंदिर में, सभी को अप्लाई होता है। सभी फिर आप टॉपिक चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका भी पकड़ के रखा है मोहम्मद फैज ने, उसका भी जवाब दे दिया है। देखिए आप कहते हैं वो पढ़ के आते हैं, आपको अच्छा लगता है, पढ़े लिखे मुसलमान आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आपको विरोध करना है। आप जानते हैं सही है, लेकिन फिर भी विरोध करना है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फैज खान मेरा विरोध करते हैं, मैं फैज खान का विरोध करते हैं, यही डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी, आप चाहते हैं डेमोक्रेसी में विरोध ना हो, लेकिन मैं सम्मान पूर्वक फैज खान का विरोध करता हूँ। शिवराज जी कुछ महसूस किया आपने? जी, मैं महसूस यही कर रही हूँ कि इस देश की सियासत बहुत जल्दी बदलने वाली है और इस बार जो बदलाव होगा वो मार्जिन से होगा। जिस बात के का सपना और ख्वाब हमारे देश के कम्युनिस्ट लीडर्स देखा करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरा होगा। तो ये तो फंडामेंटली आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए कहाँ वक्त किस मोड़ करवट बदलता है, ये तो देखिए। जो लोग पढ़ लिख कर आते हैं बिल्कुल तर्कों के साथ जवाब देते हैं, उनके तर्क अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अपनी भूमिका निभाने के लिए वहां पर बहस करना जरूर पड़ता है। लेकिन वो जानते हैं कि सामने वाला इंसान भी सही बोल रहा है। सिद्धार्थ यादव जी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि वो तो सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। अब ये बताइए आगे की रूपरेखा क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से? हिमांशु जी, पहले तो एक फैक्चुअल बात गलत कही गई आपके शो पे, मैं उसको करेक्ट कर दूं। जिस बात की तुलना सैयद जवाद कर रहे हैं कि वक्फ को राम मंदिर के ट्रस्ट से वो जोड़ना चाहते हैं, दोनों की तुलना गलत है। अगर आपको वक्फ से करना है तो अगर मुसलमानों को धार्मिक मामलों में चैरिटी करनी है तो उसके लिए वक्फ का एक्ट है। अगर हिंदुओं को, जैनियों को, क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, किसी भी और धर्म को करनी है, उसको लेकर के भी देश में चैरिटी एक्ट और एंडोमेंट एक्ट है। आप आंध्र प्रदेश का उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र का उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का उठा के देख लीजिए, देश के सभी चैरिटी और एंडोमेंट एक्ट उठा के देख लीजिए, वो धर्म स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी धर्म के चैरिटी एक्ट में, एंडोमेंट एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि उसमें उसी धर्म का सीईओ रहेगा। तो आप ये तुलना मत करिए। आप जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके
कौन नमाज पढ़ेगा, कितनी बार नमाज पढ़ी जाएगी, वहां कितने लोग शामिल होंगे, नमाज अदा करने का क्या तरीका होगा, ये वक्त नहीं बताता है। और इसीलिए वक्त धार्मिक मामलों का नहीं है। पर टीवी पे बैठ करके सैयद जवाद जैसे लोग ये सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये जज हो चुके हैं आज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये बता देंगे आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो गया, 27 का हो गया, 28 का हो गया। 4 आर्टिकल याद कर ले। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं बड़ी शांति से सबको सुन रहा था। अब आप हिम्मत रखिए सुनने की। हिमांशु जी, आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। मैं दूसरी बार बोल रहा हूं और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। तो आप जैसे लोग जो टीवी के मंच को लेकर के अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठ जाते हैं और कहते हैं 26 का उल्लंघन हो गया, 27 का हो गया, 28 का हो गया, और कोई भी आपको काउंटर करते उसका जवाब आपके पास ना आए, मैं कहता हूं यह प्रपंच करना बंद करिए, यही आपकी देश सेवा होगी। चलिए ठीक है, बंद करिए, और ये बात मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये फिर बोल रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, वक्फ कानून के जो इसके समर्थन में हो, वो प्लीज फैक्ट देखें, वो तथ्य देखें, वो तर्कों को सुने, पढ़े लिखे लोगों की बातों को